नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा विषय रहेगा मनी एंड बैंकिंग अर्थात मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था। अभिवादन स्वीकार कीजिए मांगेराम गेट पीजीटी इकोनॉमिक्स का। और आइए बढ़ते हैं हमारे विषय की ओर। आज के हमारे टॉपिक मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मनी अर्थात मुद्रा क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी मुद्रा के कार्य, सप्लाई ऑफ मनी मुद्रा की पूर्ति, क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स बैंकों के द्वारा साख निर्माण, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारत का केंद्रीय बैंक। इन सभी विषयों के बारे में हम एक एक कर विस्तार पूर्वक जानेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं व्हाट इज मनी अर्थात मुद्रा क्या है। मानव जाति के इतिहास में जितने महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं, जैसे कि आग या पहिए का आविष्कार, इन्हीं आविष्कारों के समकक्ष हम कह सकते हैं कि मुद्रा का आविष्कार भी है। मुद्रा अर्थात मनी ने हमारे इतिहास को प्रभावित किया है, उसको बनाया है, उसको बदला है, और हमारे वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करने की क्षमता मनी रखता है। प्रत्येक देश की अपनी एक करेंसी होती है। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर जो साइन दिखाई दे रहा है, आप इससे परिचित होंगे। जो साइन है भारतीय करेंसी रुपए का, द करेंसी सिंबल ऑफ इंडियन रूपी। दूसरा साइन यूके की करेंसी पाउंड का, येन जापानी करेंसी, यूरो जोन में प्रयोग की जाने वाली करेंसी यूरो का, और लीरा जो मॉडर्न टर्की में प्रयोग की जा रही है। और ये साइन जिससे प्रत्येक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी जरूर परिचित होगा, डॉलर साइन, वो करेंसी जो पूरी दुनिया पर राज करती है अर्थात यूएस अमेरिका की करेंसी। तो करेंसी हर एक देश की अपना लीगल टेंडर होती है, और वो एक तरीके से उसकी संप्रभुता की निशानी भी होती है। अगर आप पास्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि जिस शासक ने राज किया होता था वो अपने सिक्के जरूर चलाता था। अब समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर इतिहास के विद्यार्थी अच्छे से जानते होंगे कि उसके सिक्कों पर उसकी वीणा बजाते हुए की एक तस्वीर रही होगी। तो जो स्वतंत्र शासक रहे वो स्वतंत्र थे या अधीन थे, इस बात का निर्णय उनके द्वारा जारी की गई करेंसी के आधार पर लगाया जाता है। अगर किसी शासक ने अपनी करेंसी जारी की थी, अपने सिक्के जारी किए थे, तो ये माना जाता है कि वो स्वतंत्र शासक था। तो करेंसी को हम सीधे सीधे संप्रभुता से जोड़कर भी देखते हैं। ये संप्रभुता की निशानी है। एक संप्रभु देश की अपनी करेंसी होती है। आगे की स्लाइड्स में हम जानेंगे कि जब करेंसी नहीं थी तो विनिमय के माध्यम के रूप में हम किसे इस्तेमाल करते थे, या हमारी आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार संचालित की जाती थी। पुराने समय में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस समय आर्थिक गतिविधियां संपन्न की जाती थी बार्टर सिस्टम के माध्यम से, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली उस वक्त प्रचलन में थी। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान वस्तुओं और सेवाओं के बदले में किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली एक प्रणाली है जिसमें लेन देन में भाग लेने वाले विनिमय के माध्यम, जैसे कि पैसा, रुपया, डॉलर, जो भी आज हम करेंसी के रूप में जानते हैं जिसे, का उपयोग किए बिना सीधे अन्य वस्तुओं या सेवाओं के बदले वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात इसमें किसी प्रकार की करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं रहता। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति मछली के बदले केले ले रहा है। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली में जिस वस्तु की आपको आवश्यकता होती थी, उस वस्तु के बदले आपके पास जो वस्तु होती थी वो आप देते थे, और बदले में वो वस्तु प्राप्त करते थे। अर्थात मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली हमारे ग्रामीण परिवेश में अभी काफी समय पहले तक विद्यमान थी। किसान अनाज पैदा करता था, उसकी सालाना जरूरत की वस्तुएं जैसे कपड़ा या घर का राशन दूसरा और अन्य सेवाएं जो थी वो अपने अनाज के बदले प्राप्त करता था। वो सारे साल बर्तन लेता था, बर्तन विक्रेता से, कपड़े सिलने वाला उसके कपड़े सिलता था, और जब अनाज पैदा होता था तो बदले में उसे अनाज ही दिया जाता था। इसी प्रकार जिन वस्तुओं की आवश्यकता उसे होती, उस वस्तु के बदले भी मुख्यतः अनाज या जो उसके पास दूध या ऐसी वस्तुएं जो उसके पास अवेलेबल थी, उन्हीं का आदान प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था जारी थी। एक तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। उसमें पैसे का या मनी जिसको बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं, उस
वो था जरूर, लेकिन उसका प्रयोग इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता था। परंतु जब मनी था ही नहीं, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था और पूरा सिस्टम जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही आधारित था, क्योंकि विनिमय का माध्यम कोई एक विनिमय का माध्यम नहीं रहा। तो इस वजह से वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं के बदले में ही किया जाता था। इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली की, या कहें कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज न होने की अपनी कुछ कठिनाइयां थी। तो उसकी जो सबसे मेन कठिनाई कह लीजिए, कमी कह लीजिए, वो थी दोहरे संयोग की कठिनाई। दोहरे संयोग को समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए कि आपके पास ए वस्तु है और आप बी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास बी वस्तु हो और जो बदले में ए वस्तु लेने के लिए तैयार हो। जो भी आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास एक कार्ट है जो वो देना चाहता है, लेकिन वो बदले में एक पिग लेना चाहता है, लेकिन सामने वाला उसको ऑफर कर रहा है एक गाय। तो अब उसको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उसका कार्ट के बदले में उसको एक पिग देने के लिए तैयार हो, जिसको कार्ट की आवश्यकता हो और जिसके पास पिग अवेलेबल हो। तो इस तरीके का एक संयोग उसको ढूंढना पड़ेगा। इसी को दोहरा संयोग कहते हैं, यानी सामने वाले की आवश्यकता वो हो जो आप उसे देना चाहते हो, और उसके पास वो वस्तु भी विद्यमान हो जिसे आप लेना चाहते हो। इसे दोहरा संयोग कहा जाता है। दूसरे चित्र में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति वो कह रहा है कि आई विश आई हैड ए रॉक, और दूसरा व्यक्ति आई विश आई हैड ए स्टिक। तो इन दोनों का दोहरा संयोग मिल रहा है। वो व्यक्ति एक छड़ी प्राप्त करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति एक रॉक या जो पत्थर लिए हुए है उसको प्राप्त करना चाहता है। तो ये एक स्थिति है जिसमें दोहरा संयोग बन रहा है। तो जब तक आप एक ऐसा दोहरा संयोग अपनी दोनों की आवश्यकताएं जिसमें पूरी होती हो नहीं ढूंढ पाते, बार्टर सिस्टम के तहत लेन देन संभव नहीं हो पाता है। मूल्य के हस्तांतरण की कठिनाई वस्तु विनिमय प्रणाली का दूसरा प्रमुख दोष है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ग्राहक शॉपकीपर को वैल्यू जो पे करना चाह रहे हैं वो कोई काऊ के रूप में, कोई पिग के रूप में, कोई कैट के रूप में उसको अपनी खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य के रूप में चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था में आप जब अपने कोई वैल्यू पे करना चाहते हो या अपना वैल्यू को ट्रांसफर करना चाहते हो, आप अपनी किसी संपत्ति को बेचकर दूसरी जगह पर लेके जाना चाहते हो, तो क्योंकि करेंसी या मुद्रा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें वस्तुओं को वस्तुओं के रूप में ही बदलना पड़ता है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर करना, उनको दोनों ही चीजें कठिन हो जाती हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो तीसरा मुख्य दोष है वो है मूल्य की समान इकाई का अभाव। जैसा कि वर्तमान व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो वस्तुएं हम खरीदते हैं या बेचते हैं उन सभी का मूल्य हम करेंसी के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रत्येक वस्तु का मूल्य हम रुपए या डॉलर के रूप में परिभाषित करते हैं। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में क्योंकि एक कॉमन कोई करेंसी है नहीं, विनिमय का कोई कॉमन माध्यम नहीं होता, इस वजह से सबसे बड़ी मुश्किल ये रहेगी कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य प्रत्येक दूसरी वस्तु जो इस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसके रूप में हमें परिभाषित करना पड़ेगा। अगर आप एक बकरी की बात कर रहे हो तो एक बकरी के बदले में कितनी गाय मिलेंगी, कितने बैल मिलेंगे, कितने किलो गेहूं मिलेगा। इसी प्रकार गेहूं का मूल्य भी बकरी, गाय और जितनी अन्य वस्तुएं हैं उनके सभी के रूप में परिभाषित करना पड़ेगा। और मूल्य की कोई एक समान इकाई, यूनिफॉर्म कोई यूनिट नहीं रहेगी जिसमें हम प्रत्येक वस्तु के मूल्य को माप सकें। मूल्य अथवा धन का संचय वस्तु विनिमय प्रणाली की एक और कठिनाई है। आप कल्पना करके देखिए, यदि आपको 5 लाख बैडों का संचय करना पड़े धन के रूप में, या 10,000 भैंसों का संचय करना पड़े, तो आप किस प्रकार से धन इकट्ठा कर पाएंगे। वर्तमान व्यवस्था जिसमें करेंसी प्रचलन में है, आप 10, 20, 50 लाख रुपए आसानी से अपनी अलमीरा में रख सकते हैं। लेकिन यदि यही संचय आपको लिविंग एनिमल्स के रूप में करना पड़े या वस्तुओं के रूप में करना पड़े, तो आप कठिनाई का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। उनको संचय करने की एक अपनी कॉस्ट भी रहेगी। अगर आप लिविंग एनिमल्स को मूल्य के रूप में संचय कर रहे हैं, धन के रूप में संचय कर रहे हैं, तो उनके खाने पीने की कॉस्ट, इसके अलावा हमेशा उनके मर जाने की का भी एक खतरा बना रहेगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में का एक और जो ड्रॉबैक है वो है धन अथवा मूल्य की संचय में कठिनाई।
वस्तु विनिमय प्रणाली का एक और दोष है कि स्थगित भुगतान प्रणाली का अभाव पाया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आपने कोई टीवी खरीदा, तो आप उसको ईएमआई पे खरीद रहे हैं और 5,000 रुपये पर मंथ उसकी ईएमआई पे करते हैं। तो आप उसके हर महीने 5,000 रुपये पे करके आप एक टाइम आएगा जब उसकी ईएमआई पूरी हो जाएगी और आप उसकी टोटल कॉस्ट को चुका देंगे। लेकिन अभी इसी व्यवस्था को आप समझने की कोशिश कीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो आप हर महीने क्या चुकाएंगे? जो स्थगित भुगतान है, स्थगित भुगतान का अर्थ ये है कि जो आपको भविष्य में करना है। आज आप कोई वस्तु लेते हैं और उसका भुगतान भविष्य में करने का वादा करते हैं। ऐसी स्थिति में आप जिसे भुगतान करना है उसे किस रूप में भुगतान करेंगे? क्या आप उसे हर महीने मेज सप्लाई करेंगे, कुर्सियां सप्लाई करेंगे, बकरियां सप्लाई करेंगे? किस तरह से उनका भुगतान करेंगे? और आपने जो आज वादा किया, सपोज कीजिए कि आपने वादा किया कि मैं आपको एक गाय दूंगा स्थगित भुगतान के रूप में। तो उस वक्त उस गाय की हालत कैसी है, वो दूध दे रही है या नहीं दे रही है? जिस दिन आपने वादा किया था स्थगित भुगतान का उस में पेमेंट करने का, उस दिन आपने जिस वस्तु के रूप में उसका वादा किया था, जिस दिन आपको भुगतान करना है, क्या वह वस्तु उस दिन भी वैसी ही स्थिति में है या नहीं है? और सामने वाला उस वस्तु को उस दिन लेने के लिए तैयार है नहीं है? इस प्रकार की बहुत सारी कठिनाइयां स्थगित भुगतानों के विषय में रहती हैं। दूसरा जो इसमें एक और ड्रॉबैक है वो है व्यापार संबंधी लागत रहेगी। यानी आपको जो दोहरा सहयोग ढूंढना है, ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो आपकी वस्तु लेने को तैयार हो और आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है वो आपको देने को तैयार हो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की भी एक कॉस्ट रहेगी अपने आप में। तो व्यापार संबंधी लागतें रहेंगी। आपको वैल्यू ट्रांसफर करने की भी अपनी लागत रहेगी, क्योंकि करेंसी नहीं है तो आपको वस्तुओं के रूप में वैल्यू को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और व्यापार की संभावनाएं ढूंढने के लिए भी आपको लागत वहन करनी पड़ेगी। इस प्रकार ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के, जिनकी वजह से मुद्रा का जन्म हुआ। आने वाली स्लाइड्स में हम मनी के विषय में पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम के इन्हीं सभी कमियों की वजह से मानव जाति का एक सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ, जिसे हम जानते हैं मनी के रूप में। मनी यानी मुद्रा। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मनी जो आज की हमारी विषय वस्तु है, उसको उसका नाम मनी कैसे मिला। मनी शब्द ड्राइव किया गया है मोनिटा शब्द से। मोनिटा सरनेम है रोमन गोडेसिस जूमो, या कई जगह उनको जूनो भी लिखा जाता है। वैसे तो ये मैरिज की गोडेसेस मानी जाती हैं, लेकिन रोमन्स इनके जो टेम्पल था उसी में कोइंस को डालते थे, इसलिए उन्होंने उन कोइंस का नाम मोनिटा रखा, जो बाद में जाकर मनी के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो ये विचार करते हैं मुद्रा की परिभाषा पर। डेफिनेशन ऑफ मनी। वॉकर महोदय कहते हैं कि मनी इज व्हाट मनी डज। दूसरे शब्दों में, मुद्रा वह है जो मुद्रा के रूप में व्यवहार करे या मुद्रा के रूप में कार्य करे। संकुचित अर्थ में वॉकर महोदय की यह परिभाषा ठीक नजर आती है, क्योंकि मुद्रा का स्वरूप हमेशा बदलता रहा है। कभी एक जैसा स्वरूप मुद्रा का नहीं रहा। आपने सुना होगा कि कभी कोडियों को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, कभी चांदी के सिक्के रहे हैं, कभी सोने के सिक्के, कागजी सिक्के, यहाँ तक कि चमड़े के सिक्के भी रहे हैं। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा के रूप में कार्य करे, ये वॉकर महोदय का कथन था। परंतु ये परिभाषा थोड़ी संकीर्ण है। जो एक सर्वमान्य परिभाषा है वो क्राउथर महोदय की मानी जाती है। मुद्रा की परिभाषा किसी भी ऐसी वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसे साधारणतया विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसके साथ ही जो मूल्य के मापक और मूल्य के संचय का भी कार्य करती हो। क्राउथर महोदय की परिभाषा है। ये परिभाषा काफी हद तक मुद्रा की जो विशेषताएं हैं उनको कवर करती है। इस परिभाषा से जो मुद्रा की विशेषताएं निकल कर सामने आती हैं, उनमें सबसे पहला जो है वो है विनिमय का माध्यम, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मनी या मुद्रा का प्राइम फंक्शन है। उसके बाद मूल्य का मापक और मूल्य का संचय। ये तीन कार्य जो भी वस्तु करती है उसको हम मुद्रा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं मुद्रा के वर्गीकरण के विषय में। मुद्रा का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले पूर्णकाय मुद्रा, फुल बॉडीड मनी। ये सामान्यतः सिक्के होते हैं और इनका आंतरिक मूल्य, यानी जिस धातु से सिक्के बने हुए हैं उस धातु का मूल्य और उस सिक्के पर अंकित मूल्य दोनों बराबर होते हैं। जैसा कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे
उनके ऊपर जो मूल्य उसका लिखा रहता था उसी मूल्य के अनुपात में उसमें चांदी रहती थी। यानी आप अगर उस सिक्के को पिघलाकर बेचना चाहें, सपोज कीजिए कि 1 रुपए का सिक्का है तो उसमें 1 रुपए की चांदी सिक्के के अंदर थी, आप उसको पिघलाकर 1 रुपए की चांदी भी बेच सकते थे। इसे फुल बॉडीड मनी कहा जाता था। इसके बाद प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा आई। ये रिप्रेजेंट करती थी पूर्णकाय मुद्रा को, फुल बॉडीड मनी को ही रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन बहुमूल्य धातुओं की घिसावट से बचाने के लिए, उनका मिसयूज रोकने के लिए, ताकि वो देश से बाहर ना चला जाए जो हमारे बहुमूल्य धातु हैं, इन सभी कारणों की वजह से प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा प्रचलन में आई। ये कागजी नोट होते थे, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करते थे फुल बॉडीड मनी का ही, यानी इसकी वैल्यू के पीछे ठीक उतने ही रुपए की एक बहुमूल्य धातु रखी जाती थी, जिसको कन्वर्ट भी किया जा सकता था उसी धातु के रूप में। और अभी वर्तमान में जो प्रचलन में है उसे हम क्रेडिट मनी या साख मुद्रा के रूप में जानते हैं। ये सरकार की साख पर आधारित होती है, सरकार इसे जारी करती है। इनका आंतरिक मूल्य इनके बाह्य मूल्य से बहुत कम होता है। अब जैसे कि हमारे कागजी जो नोट हैं, उनका अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर अंकित किया है कि मैं धारक को 100 रुपये या 500 रुपये या 2000 रुपये जो भी है वो अदा करने का वचन देता हूँ, उसका मूल्य वही रहता है जो सरकार ने उसके ऊपर अंकित कर दिया है। आप यदि उस कागज के अपने मूल्य की बात करेंगे तो उसका स्वयं का कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार यदि सिक्के हैं, तो सिक्का यदि 5 रुपए का सिक्का है तो उस सिक्के की में जो धातु यूज की गई है उस धातु का मूल्य भी 5 रुपए से बहुत कम होता है। आप उनको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। जैसे आप पूर्णकाय मुद्रा, वो तो खुद ही एक बहुमूल्य धातु की बनी होती थी। इन जो साख मुद्रा है, इसको आप किसी भी बहुमूल्य धातु में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बैंक आपको ऐसी कोई गारंटी नहीं देता कि आपको 100 रुपए के नोट के बदले 100 रुपए का सोना दे दिया जाएगा या चांदी दे दी जाएगी। तो इस प्रकार वर्तमान समय में जो प्रचलित मुद्रा है वो साख मुद्रा है, क्रेडिट मनी है। सभी प्रकार के नोट और सिक्के क्रेडिट मनी की श्रेणी में आते हैं। मुद्रा के संदर्भ में एक और शब्द हाई पावर्ड मनी या उच्च बलयुक्त मुद्रा काफी बार प्रयोग किया जाता है, आपने इसके विषय में सुना होगा। तो हाई पावर्ड मनी क्या है, इसको हाई पावर्ड क्यों कहा जाता है? हाई पावर्ड मनी में सबसे पहले आते हैं जनता के पास नगद राशि, यानी जो कैश आपकी पॉकेट में है, आपके घर रखा हुआ है, वो कैश जिसमें सभी सिक्के और नोट शामिल हैं। बैंकों के पास नकद कोष, यानी बैंकों के पास जो आपने कैश जमा करवा रखा है, बैंकों के चेस्ट में जो कैश रखा हुआ है। और व्यापारिक बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा अतिरिक्त नकद, सीआरआर को छोड़कर। यानी अगर बैंकों के पास कुछ एक्स्ट्रा कैश रहता है तो वो उसको आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं, लेकिन ये सीआरआर का हिस्सा नहीं होता, ये उनके पास एक्स्ट्रा कैश रहता है जो वो आरबीआई के पास जमा करवाते हैं। इन तीनों को मिला करके जो ट्रम बनती है उसे हम उच्च बलयुक्त मुद्रा या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। अब इसे हाई पावर्ड मनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैंक इसी आधार के ऊपर आगे साख का निर्माण कर पाते हैं। साख निर्माण में हम जानेंगे कि बैंक कैसे 1000 रुपये जमा करके उस पर साख निर्माण करके काफी मात्रा में उसको बढ़ा देते हैं। ये डिपेंड करता है कि सीआरआर और एसएलआर की वैल्यू क्या है। तो मनी सप्लाई को बढ़ाने का काम जनता के पास नगद राशि और बैंकों के पास नगद कोष और व्यापारिक बैंकों की जो अन्य जमाएं आरबीआई के पास रहती हैं उनके आधार पर किया जा सकता है, इसलिए इसे उच्च बलयुक्त मुद्रा कहा जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं मुद्रा के एक और वर्गीकरण फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी के विषय में। आदेश मुद्रा और न्यायशीय मुद्रा के रूप में इसे हम हिंदी में जानते हैं। फिएट मनी या आदेश मुद्रा से तात्पर्य सरकार के आदेश या अधिकार द्वारा समर्थित मुद्रा से है। जैसा कि आप वर्तमान में जितने नोट देखते हैं, सिक्के देखते हैं, ये सभी फिएट मनी है। आदेश यानी सरकार के आदेश पर जिसे जारी किया गया है, जो सरकार के विश्वास पर चलती है, सरकार का लीगल टेंडर है, ऐसे सभी नोट और सिक्के जो हैं वो फिड्यूशरी मनी कहलाते, फिएट मनी कहलाते हैं, यानी आदेश मुद्रा कहलाते हैं। जहाँ तक फिड्यूशरी मनी का सवाल है, वो आपको जिसे भुगतान करना है और आपके विश्वास पर आधारित रहती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं और वहाँ भुगतान चेक के रूप में करने का प्रयास करते हैं, तो ये शॉपकीपर की और आपके विश्वास पर आधारित है कि वो आपके चेक को स्वीकार करे या ना करे। लेकिन वो कैश जरूर स्वीकार करेगा, क्योंकि वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है और असीमित विधि ग्राह्य जिसको हम हिंदी में समझते हैं। तो उन रुपए या नोट के रूप में भुगतान हम कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर चेक देना है कहीं, तो ये सामने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, आपके और उसके बीच में विश्वास पर निर्भर करता है। न्यासीय मुद्रा का तात्पर्य भुगतानकर्ता और आदेयता के बीच विश्वास द्वारा समर्थित धन से है। उदाहरण के लिए चेक,
न्यासीय मुद्रा है क्योंकि ये विश्वास के आधार पर भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन किसी आदेश के आधार पर नहीं। आइए अब चर्चा करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी अर्थात मुद्रा के कार्य के विषय में। मुद्रा के कार्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राथमिक अथवा मुख्य कार्य, गौण अथवा सहायक कार्य और आकस्मिक कार्य। प्राथमिक कार्यों में सबसे पहले आता है विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि हमने अपने विवरण में देखा कि मुद्रा का जन्म ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हुआ। बार्टर सिस्टम की जो कमियां थी उस वजह से हमें किसी ऐसे साधन की जरूरत थी जिसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में अपना सकें, विनिमय के माध्यम के रूप में अपना सकें। वस्तुओं को लेन देन जब हम करते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं तो भुगतान मुद्रा के माध्यम से करते हैं, कोई वस्तु जब बेचते हैं तो भुगतान प्राप्त मुद्रा के रूप में करते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइम फंक्शन है मुद्रा का। दूसरा है मूल्य का मापदंड। बार्टर सिस्टम में जब वस्तुओं का कोई स्थिर मूल्य नहीं था और आपको प्रत्येक वस्तु का मूल्य प्रत्येक दूसरी वस्तु के रूप में परिभाषित करना पड़ता था, तब हमें किसी एक ऐसे यूनिट की आवश्यकता थी जिसके रूप में हम प्रत्येक वस्तु का मूल्य यानी एक कॉमन यूनिट हो जिसमें हम सभी वस्तुओं का मूल्य परिभाषित कर सकें। तो मनी मुद्रा को हमने ऐसे यूनिट के रूप में चुना। मूल्य का मापदंड ये मुद्रा का दूसरा मुख्य कार्य है। गौण अथवा सहायक कार्यों में सबसे पहले है स्थगित भुगतान का माप, यानी जो आपको भविष्य में भुगतान करने हैं वो आप मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। मूल्य का संचय, धन का संचय, जैसा कि हमने बार्टर सिस्टम की स्लाइड में देखा था, यदि बार्टर सिस्टम है तो हमें वस्तुओं के रूप में धन का संचय करना पड़ता था, लेकिन मुद्रा के आने के बाद आप मुद्रा के रूप में धन का संचय या मूल्य का संचय कर सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण, यानी आप वैल्यू किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं या अपनी संपत्ति को वैल्यू के रूप में कन्वर्ट करके उसे कहीं और लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मूल्य का हस्तांतरण भी मुद्रा के माध्यम से किया जा सकता है। तीसरे प्रकार का कार्य जो आकस्मिक कार्य है उसमें सबसे पहले है साख निर्माण का आधार। बैंक मुद्रा जो उनके पास जमा रहती है उसी के आधार पर साख का निर्माण करते हैं जो मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है। अधिकतम संतुष्टि का माप, राष्ट्रीय आय का वितरण, निर्णय का वाहक, शोधन क्षमता की गारंटी और पूंजी की तरलता, ये सभी कार्य मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में गिने जाते हैं। लेकिन जो प्राथमिक कार्य हैं यानी विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापदंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हैं और अक्सर परीक्षा में इनके विषय में पूछा जाता है। साख निर्माण का आधार भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि यह मुद्रा का किस प्रकार का कार्य है, तो इसकी गिनती हम आकस्मिक कार्यों में करते हैं। मुद्रा के कार्यों के पश्चात हम मुद्रा की पूर्ति के माप के विषय में बात करते हैं। इनको हम 4 पैरामीटर्स हमने इसके लिए लिए हैं: M1, M2, M3, M4। सबसे पहले हम M1 की बात करते हैं। M1 में सबसे पहले आता है जनता के पास करेंसी, अर्थात जो कैश आपके पास है जिसको हम C से डिनोट कर रहे हैं, प्लस मांग जमाएं DD, जो बैंकों के पास आपका मांग जमाएं हैं, बचत खाते के माध्यम से जो आपने जमा करवा रखे हैं वो मांग जमाएं। और तीसरा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, अदर डिपॉजिट्स, C प्लस DD प्लस OD। इन तीनों को मिलाकर M1 बनता है जो मुद्रा पूर्ति का सबसे संकुचित माप है। इसमें जनता के पास करेंसी, मांग जमाएं और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं शामिल की जाती हैं। M1 के पश्चात M2 आता है। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस डाकघरों की बचत खातों की जमाएं। इसमें हम M1 के साथ साथ जो डाकघरों में हम जमा करवाते हैं अपने बचत खातों में, उन जमाओं को भी शामिल कर लिया जाता है। M2 M1 से विस्तृत है क्योंकि इसमें डाकघरों की जो जमा है उसको शामिल कर लिया गया है। M2 के बाद मुद्रा की पूर्ति के माप के रूप में M3 इज इक्वल टू M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमाएं यानी फिक्स डिपॉजिट। इसमें अक्सर जो गलती करते हैं बच्चे वो M3 इज इक्वल टू M2 करते हैं, M2 प्लस व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमाएं, पर वो गलत होगा। M3 में भी हम M1 प्लस करेंगे, M2 प्लस नहीं करेंगे। तो M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट जिनको हम कहते हैं, वो अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास M3 रहेगा। M4 जो मुद्रा की पूर्ति का सबसे विस्तृत माप है उसमें रहेगा M3 प्लस डाकघरों की कुल जमाएं NSC को छोड़कर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं उनको छोड़ करके डाकघरों की कुल जमाएं हम शामिल कर लेते हैं। M4 सबसे विस्तृत माप है, जबकि M1 जो है वो सबसे संकुचित मुद्रा की पूर्ति के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति के माप को जानने के बाद आइए अब हम बात करते हैं मनी सप्लाई के विषय में। वर्तमान युग में मनी सप्लाई उस देश की सरकार, केंद्रीय बैंक
और व्यापारिक बैंकों के द्वारा की जाती है। ये तीनों मिलकर मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं। नोट छापने का या करेंसी छापने का जो एक्सक्लूसिव राइट रहता है वो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के पास रहता है। भारत में केंद्रीय बैंक को हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आरबीआई नोट छापने का कार्य करता है भारत में। न्यूनतम आरक्षण निधि अनुपात भारत में अपनाया जाता है। 200 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां बैंक आरबीआई अपने पास रखता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना होना अनिवार्य है। नोट छापने के लिए ये मिनिमम प्रतिभूतियां हैं जो आरबीआई अपने पास अवश्य रखेगा जब भी नोट छापने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। 1 रुपए से ऊपर के डिनोमिनेशन के जितने नोट हैं वो आरबीआई छापता है। 1 रुपए के नोट छापने का कार्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से। आरबीआई के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे अलग से, क्योंकि इस वीडियो में हमारी लेंथ काफ़ी हो गई है मनी सप्लाई के विषय में ही, जिसमें हम आरबीआई के फंक्शनिंग के विषय में, आरबीआई की शक्तियाँ, आरबीआई का निर्माण कैसे हुआ, ये सब कुछ कवर करेंगे। उसके लिए आप आरबीआई वाला वीडियो देखिए। इसके अतिरिक्त मुद्रा से संबंधित एक और वीडियो जिसमें हम एमसीक्यूज के माध्यम से पूरा चैप्टर दोबारा से कवर करेंगे। उसके बाद आपका कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो मनी सप्लाई से संबंधित हो और जो परीक्षा में पूछा जा सके, जिसका जवाब आपको ना पता हो। तो आप जो दूसरा वीडियो एक मनी सप्लाई के एमसीक्यूज के लिए रहेगा और जो एक आरबीआई के लिए रहेगा, वो आप दोनों को जरूर देखिए। इन दोनों को देख लेने के बाद आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और मनी सप्लाई और आरबीआई से संबंधित कोई भी सवाल अनअटेम्प्टेड नहीं रहेगा। आप सभी की प्रेरणा और सहयोग के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आभार स्वीकार कीजिए मांगेराम गेट पीजीटी इकोनॉमिक्स का। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स।